यस, जय माता दी बच्चों। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर कवर करना है, डेट इज एनवायरनमेंट। घर वॉइस क्लियर है बेटे? यस, चैप्टर हम लोगों ने कवर करना है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली बात है कि आप लोग क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट चैप्टर कवर करना बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता नहीं अपने इस एकेडमिक्स लाइफ में, अपने टेंथ ट्वेल्थ में, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में कितनी बार ये प्रोजेक्ट्स कवर कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक, दैट इज एनवायरनमेंट। युविका, अगर जब कभी भी हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो आप लोगों को अगर क्या लगता है कि दैट व्हाट इज एनवायरनमेंट? सुनते रहना मेरी बात प्लीज। व्हाट इज एनवायरनमेंट? बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने कवर किया था दैट एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग। तो आज में मैं आज भी मैं एनवायरनमेंट का वो जो मीनिंग था सराउंडिंग्स, ईशान, उस सराउंडिंग, उस मीनिंग को ना चेंज नहीं कर रहा। मैं यही बात बोल रहा हूँ दैट एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल थिंग्स विच इज इनहेरिटेंस, जो हम लोगों को मिला है। मतलब मैं जब आया इस दुनिया में, तो जो मुझे मिला वो एनवायरनमेंट है, और जो मेरे सामने रिसोर्सेज हैं वो एनवायरनमेंट है। तो क्या बोल रहा हूँ बेटा, एनवायरनमेंट इज अ टोटलिटी ऑफ, एनवायरनमेंट इज अ टोटलिटी ऑफ ऑल प्लानिटरी एग्जिस्टेंस इनहेरिटेंस, जो मिला और जो है, जो हमें मिला और जो मेरे सामने है सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं क्या? एनवायरनमेंट। उसे क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। बेटा, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, that is biotic elements and abiotic elements. Biotic elements means that is living and abiotic means non-living. So that means environment के अंदर दो तरह के elements involved हैं, that is biotic and abiotic. There are two elements involved in the environment, that is biotic and abiotic. क्या इतनी बात क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? biotic and abiotic. environment कहाँ पे involved है? कहाँ पर है? environment में। कहाँ पर है? environment. So सबसे पहले environment की definition, and environment involves two types of element, that is biotic and abiotic. Environment provides या performs many functions, ma'am. Like first, the most important function, environment sustain life. First most important function, that is environment sustain life. Environment sustain life. Environment provide the most essential things which is necessary for the human life, like air, water, soil, sun. ये सब कुछ चाहिए जीने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, मैम। एस्थेटिक सर्विसेज मींस अ सीनिक ब्यूटी, मतलब जिसको देखकर मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, गोवा, सराउंडिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है? सराउंडिंग्स। क्या है? सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट फंक्शन which is very important, that is environment sustain life. Environment provides aesthetic services. Environment provides resources for the production. मैं कितनी बार मिशिका ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, that production is equals to economy. No production, no economy. Production is equals to economy. No production, no economy. No production, no. So environment provide resources for the production. There are two resources which is required for the production, that is renewable resources and non-renewable resources. दो तरह के resources required है। कौन कौन से? एक renewable और एक कौन से है? non-renewable. So कौन provide करवाता है ये सारे resources? environment. aesthetic services कौन provide करवाता है? environment. आ रही मेरी बात समझ? And the most important thing, environment assimilates waste. जितना भी हम लोगों की डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब चीजों में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब भी कौन करता है? एनवायरनमेंट. सो देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. There are four functions of environment. Environment assimilates waste. Environment sustain life. Environment provide resources for the production, and environment provides the aesthetic services. There are main four function which is provided by the environment. So what you all want कि environment ये चारों functions करते रहे,
यस, ये चारों फंक्शंस करते रहे। अगर आप ये बात चाहते हैं कि इन्वायरमेंट ये चारों फंक्शंस करते रहे, तो सिर्फ एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात, इन्वायरमेंट को काम करना चाहिए विद इन कैरिंग कैपेसिटी, विद इन कैरिंग कैपेसिटी। सर व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी सर? एनवायरनमेंट को काम करना चाहिए विद इन कैरिंग कैपेसिटी ना। तो कुणाल सर व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी इन्वॉल्व्स टू थिंग्स मैम। फर्स्ट, द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन द रिसोर्सेज रीजनरेशन। आप रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो कम होना चाहिए, रिसोर्सेज रीजनरेट का रेट ज्यादा होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज द वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट विच इज प्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवोल्यूशन, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, जितना जितना एनवायरनमेंट क्या कर सके, एब्जॉर्ब। तो देख दो बातें बोल रहा हूं। पहली बात, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन द रिसोर्सेज रीजनरेशन, और दूसरी बात, वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है शुड बी इन विद इन दी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अगर ये दो चीजें हमारी फुलफिल हो जाएंगी तो एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंडर रहेगा, और अगर एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंडर रहेगा तो एनवायरनमेंट वो चारों फंक्शन जो थे आपको मैंने बताए थे, दैट परफॉर्म्स सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, एस्थेटिक सर्विसेज, एंड यस लास्ट इट एस्टिमुलेट्स वेस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि इन्वायरमेंट ये चारों फंक्शंस करवाते रहे, पूरा सीक्वेंस बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो फर्स्ट चीज कि इन्वायरमेंट ये चारों फंक्शंस प्रोवाइड करवाते रहे, तो एनवायरमेंट होना चाहिए विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। दूसरी चीज, सर कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? उसमें दो पार्ट्स आते हैं, that the resources extraction should be less than the resources regeneration and waste produced within the absorptive capacity। तो आप चाहते हैं यस इन्वायरमेंट ये चारों फंक्शंस क्या करवाते रहे, कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते रहे, तो यस प्लीज ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट काम करे विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोगों की सराउंडिंग्स में जितना हम लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ गया। अब एक तरफ से मैं जानता हूँ, एक तरफ से मैं जानता हूँ दैट वी नीड डेवलपमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न एरा, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्रीज, वी नीड डेवलपमेंट। बट एक तरफ मैं डेवलपमेंट को चाहता हूँ कि इंप्रूव हो, फैक्ट्रीज इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, बट उस दूसरी तरफ से उसी चीज का नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आप एक बात बताओ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्योंकि अगर देख विद इन द कैरिंग कैपेसिटी अगर एनवायरमेंट काम नहीं करा ना, अगर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट काम नहीं करा, मतलब रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन अगर ज्यादा हुई रिसोर्सेज की रीजनरेशन से, या फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना हो कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर चले जाए, अगर एनवायरमेंट विद इन कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करा ना बच्चों, तो बच्चों एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे यार? एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या आ जाएंगे हमारे पास? एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो आप चाहते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस है? नो। तो प्लीज अगर आप नहीं चाहते कि एनवायरमेंट कैसा है, तो प्लीज आपको याद रखना चाहिए कि एनवायरमेंट काम करना चाहिए विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरमेंट काम करना चाहिए विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, डन। सो सर ठीक है सर, अगर एनवायरमेंट विद इन द कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करेगा, अगर एनवायरमेंट विद इन द कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करेगा, तो सर क्या होगा? एनवायरमेंटल क्राइस आ जाएंगे। सर क्या बहुत सारे रीजन है एनवायरमेंटल क्राइस आने के? हाँ हाँ। क्या रीजन है? मैं कुछ रीजन आपको एक्सप्लेन करने की, डायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि फर्स्ट रीजन है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड रीजन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज की वजह से तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड रीजन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं, इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज किया, इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज किया है जी। अच्छा, एफिलेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज हर इंसान को ना स्टैंडर्ड वाली चीजें चाहिए, और जिसके क्या हो गया, वो स्टैंड वाली चीजें उसको मिलेंगी, क्वालिटी वाली चीजें उसको मिलेंगी, बट प्रोड्यूसर भी तो फिर अपने सारे रिसोर्सेज उस चीज को बनाने में लगा देगा। तो देख मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ, यस कम ऑन, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। आपको तो पता ही है एनवायरमेंटल क्राइसिस कब कैसे आएंगे। एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे आएंगे? जब एनवायरमेंट विद इन द कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करे।
बट एनवायरमेंट विद इन द कैरिंग कैपेसिटी काम क्यों नहीं करेगा, उसके रीजन बता रहा हूँ। जिसके तो डायरेक्टली रीजन ये भी बोल सकता है कि आप ये बता रहे हो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आएंगे। फर्स्ट रीजन पॉपुलेशन, सेकंड रीजन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड रीजन एफिलेंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, high quality goods are produced now. Fifth reason, extensive and intensive use of resources. And the sixth reason is global warming and ozone depletion. ये सारे मेरे पास रीजंस हैं, ये सारे मेरे पास रीजंस हैं। किस चीज के रीजंस हैं जी? एनवायरमेंटल क्राइसिस के। ये सारे मेरे पास रीजंस हैं किस चीज के? एनवायरमेंटल क्राइसिस के। एनवायरमेंटल। अब ये मुझे कह रहा है कुणाल सर यार एक बात बताओ। मैंने बोला बोलो। कुणाल सर फिर इन 6 रीजंस का कुछ करा क्यों नहीं जाता? ये आखिर इतने सारे रीजंस बन कैसे गए? मैंने बोला गोले सिर्फ एक ही काम हुआ बेटा, डिमांड सप्लाई रिवर्सल सिचुएशन शुरू हो गई है। कह रहे ये क्या होता है? मैंने बस गोले एक छोटी सी बात समझाऊंगा तो ये समझ आ जाएगी। कह रहे क्या? मैंने बोला पहले डिमांड रिसोर्सेज की कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, और आज गोले डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसलिए ये 6 रीजन जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। दोबारा बोलने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। दैट इज दी पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एफिलेंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। यही रीजन है कि पहले डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा, और आज इसे कहते हैं डिमांड सप्लाई रिवर्सल फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? तो आगे से पता मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है आगे से मैं ये 6 पॉइंट नहीं बोलूंगा। कोई मुझसे पूछेगा एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आया, मैं बोलूंगा डिमांड सप्लाई रिवर्सल कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। मैंने वेरी गुड यार। और कह रहा सर एक बात और याद रखना। मैंने बोलो। कह रहे जितने भी इंसान बैठे हैं ना सर ये सारे लोग ना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। सर ये सारे चाहते हैं कि फैक्ट्रीज और बने। कौन नहीं चाहता? बट ये ना एक बात भूल जाते हैं, इस डेवलपमेंट के साथ साथ ना पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ ना साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी चल रहा होता है। तुझे याद होगा जब क्लास 11th में ना हमने ना एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इससे डेफिनेशंस तो हर जगह क्या लिखी हुई है, 11th में भी 12th में भी, वो बताया था पहले। दैट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बट एग्जैक्टली इसका मतलब पता क्या है? किसी चीज को पाने के लिए हम जिस चीज को खोते हैं, तो जिसको तू खो रहा है उसको बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी। मतलब जिस चीज को तू क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। क्या कर रहा है? जिस चीज को आप लोग क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस। क्या कर रहे हो? उसको बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? जिस चीज को आप लोग क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम तो इसका मतलब हम सारे लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उस डेवलपमेंट को हम इतना देख रहे हैं, उन फैक्ट्रीज के लिए हम लोग इतना सोच रहे हैं, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हम इतना सोच रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए इतना सोच रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए इतना सोच रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट इन बच्चों को ये नहीं पता कि जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो तुम पा रहे हो, जो तुम गेन कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम है। तो जो तू क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, उसकी वैल्यू ज्यादा है। पर वो दिखती नहीं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ बोलता नहीं ना। आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, इन्वायरमेंट ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो इन्वायरमेंट चीख नहीं रहा, यहां तक आवाज ही नहीं आ रही। एक्चुअली यहां आवाज आई होती ना, जरा एक बच्चों को थप्पड़ मार के देखो तो पता लग जाएगा। ऐसे अगर इन्वायरमेंट चीख रहा होता ना तो पता लगता। अच्छा पता लग नहीं रहा, हाँ, बट डेवलपमेंट दिख रही है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं। भाई कौन नहीं चाहता? आज आप छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक पूछ लो, इतनी नॉलेज गाड़ी की मुझे नहीं जितनी इन बच्चों को है। हर एक चीज की नॉलेज है इन्हें। अरे हमारे टाइम पर तो स्कूटी बाइक तो बहुत दूर की बात है, मिल जाए। आज हर बच्चा इस पे आता है यार। तो कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। बट यार ये भी जरूरी है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आज अगर मेरा कोई इंटरनेट ना चले ना अभी 2 मिनट के लिए तो टेंशन हो जाएगी। भाई 4G 5G सबको चाहिए, वेट सारे कर रहे हैं उस चीज के लिए। बट भाई उसकी वजह से तो काफी सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब वो चाहिए भी डेवलपमेंट। इस चीज को भूल जाना है। अरे भूलता कोई नहीं, इग्नोर करता है, आंखें बंद कर लेते हैं बस। भूलता कोई नहीं।
इसे कहते हैं भाई कि पता है, एक ही लाइन बोलूंगा, दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको तू क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, impact of opportunity cost, negative environment impact of opportunity cost is very high. Negative environment effect impact of opportunity cost is very high. क्योंकि लोग सिर्फ जानवी किसको देख रहे हैं, डेवलपमेंट को, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ना किसी को फर्क नहीं पड़ता। और दोबारा से जानवी ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई रिलेशन, रिवर्सल रिलेशन, कि पहले चीजों की डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, अब चीजों की डिमांड कम है और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बोलो, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई। तो कुणाल सर, तो आपने जो हमें प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताया, पॉपुलेशन बताया, आपने हमें एफिलेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बताया, इंटेंसिव एक्सटेंसिव बताया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन बताया, तो कुणाल सर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं, फिर सबसे ज्यादा बड़े रीजंस, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो फिर मैं क्या करता हूँ, आगे ना इन दो टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो जरा बताऊं कि मैं इस टॉपिक पे कैसे पहुंचा हूं, दोबारा बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताई, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बाद एनवायरनमेंट के फंक्शंस बताए, एनवायरनमेंट के फंक्शंस के बाद कि एनवायरनमेंट क्या क्या काम करता है, फिर बच्चों को बताया कि बेटा अगर आप चाहते हो कि एनवायरनमेंट ऐसे काम करते रहे तो एनवायरनमेंट को विद इन द कैरिंग कैपेसिटी रहना पड़ेगा। फिर कैरिंग कैपेसिटी की मैंने बच्चों को डेफिनेशन बताई कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि एनवायरनमेंट को रहना पड़ेगा विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। फिर मैंने बच्चों को कैरिंग कैपेसिटी का मतलब बताया। फिर बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आखिर सर कैरिंग कैपेसिटी में एनवायरनमेंट अगर ना रहे तो क्या होगा, मैंने बोला इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। तो क्या सर इकोनॉमिक क्राइसिस किस किस कारण की वजह से आए हैं, फिर मैंने वो 6 रीजंस बताए। फिर बच्चे कहते हैं सर 6 रीजंस जो इकोनॉमिक क्राइसिस के हैं जो आपने हमें बताए, सर ये क्या हुआ है, मैंने बोला बेटा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लोग डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। फिर बच्चे सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्योंकि डिमांड सप्लाई रिलेशन, यहाँ पर हूं मैं अभी, ये टॉपिक वाइज चला रहा था आप लोगों को अभी तक मैं। और इन सब क्राइसिस में जो 6 रीजंस बताए थे मैंने, इन सब क्राइसिस के रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस हैं वो मेरे पास है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। तो अब मेरा काम क्या है, अब मैं अपने 4th 5th टॉपिक पर आ गया हूं। मेरा काम क्या है, इनको ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, इफेक्ट्स और कॉजेस, डेफिनेशन, इफेक्ट्स और कॉजेस, ये बात इंडिकेट करनी है। डेफिनेशन, इफेक्ट्स और कॉजेस। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग मैम, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बताऊंगा, दैट इज राइज इन द एवरेज अर्थ एटमॉस्फेयर। रीजंस बताऊंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं आखिर ऐसे कि जिसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और बढ़ गया। बताऊंगा बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एक सबसे बड़ा रीजन है। बताऊंगा मिथेन गैस ऑफ एनिमल बॉडीज, ये सबसे बड़ा रीजन है। अरे डिफॉरेस्टेशन बताऊंगा कि ये भी एक रीजन है। जब रीजन बता दूंगा फिर उसके इफेक्ट बताऊंगा, जिससे कि आइस क्या होती जा रही है, मेल्ट होते जा रही है, कोस्टल जितने भी एरियाज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। और ये मैं आज से नहीं सुन रहा, कॉजेस और इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग की, ये बहुत सालों सुनते आ रहा हूं। आई मेरी बात समझ में, क्या बता रहा हूं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, दैट इज ओजोन डिप्लेशन। अब मैंने पूछा इनसे तनीषा कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या है, कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मैंने ये क्यों होता है, कह रहे सर ये ना बच्चों ने सुना होगा सीएफसी की वजह से, इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसी, जस्ट बिकॉज ऑफ सीएफसी सर, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर सर हम लोग ब्रोमोलेट, हमारे पास ऐसे कुछ चीजें हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं कॉजेस बताऊंगा, कैसे मेरे पास कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट। फिर उसके हमारे पास क्या है, एंटरिंग ऑफ यूवी रेस, इट विल क्रिएट अ हार्मफुल इफेक्ट लाइक अ स्किन कैंसर। दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की डेफिनेशन, फंक्शंस, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्राइसिस के रीजंस, अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिमांड सप्लाई रिवर्सल रिलेशन, मेन 2 प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट्स और रीजंस, एंड
ओजोन लेयर, उस ओजोन डिप्लीशन, उसके इफेक्ट्स और रीजन। पार्ट ए ऑफ थ्योरी डन। नेक्स्ट द पार्ट बी। पार्ट बी, नो 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुनो। पार्ट बी, पार्ट बी का मतलब है दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। इंडिया के एनवायरनमेंट के बारे में आप बताओ कि क्या क्या है इंडिया के एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैम, इंडिया के एनवायरनमेंट के अंदर मैम 20% वर्ल्ड्स आयरन ओर सिर्फ आपको कहां पर मिलेंगे? इंडिया में। डेक्कन प्लेट्यू से लेकर मैम बे ऑफ बंगाल तक जितने भी ब्लैक सॉइल है विच इज वेरी फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल मैम। इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट का है इंडिया के अंदर, विच प्रोवाइड्स अ ग्रीन कवर टू मेनी पीपल और एनिमल्स। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इंडिया के अंदर मिलते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा, ये इसको बोलते हैं टॉपिक, डायरेक्टली टॉपिक है एनसीईआरटी का, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। और फिर जब स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट पढ़ा जाते हैं, फिर इसी इंडिया एनवायरनमेंट में 5 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करा जाता है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन सुना होगा, डिफॉरेस्टेशन सुना होगा, सॉइल इरोजन सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस सुना होगा। इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस होता है वन वन पैराग्राफ। ये होती क्या है और इसे कैसे करेक्ट किया जाए। देन आपके पास टॉपिक आता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जियो और जीने दो। और आज तक अगर मैंने एनवायरनमेंट में क्वेश्चन देखे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे पहले हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस मतलब कुछ ऐसी डेवलपमेंट करना जिससे रिसोर्सेज सस्टेन रहे, आज के लिए भी यूजफुल हो और आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी। डेवलपमेंट भी हो बट सस्टेन तरीके से, डेवलपमेंट भी हो बट, तो स्ट्रैटेजीज बताओ। क्या बताओ? ये स्ट्रैटेजीज हमेशा कम से कम भी 5-7 साल से देख रहा हूं भाई, क्वेश्चन आता ही है स्ट्रैटेजीज। और 7 स्ट्रैटेजीज हैं, एक एक स्ट्रैटेजी भी लिखनी आ जाती है, उसमें से नाम दे देते हैं सीधा कि ये वाली स्ट्रैटेजी बताओ, इससे क्या होता है, ये बताओ, ये स्ट्रैटेजी बताओ। जो अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पूरा, ये बस आपको शॉर्ट में बता रहा था कि ये सारे टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के जी। इस टॉपिक को कवर करना होता है मुझे, एटलीस्ट इसके लिए 2 क्लासेस चाहिए। हाँ जी, ये वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास, इन 2 क्लासेस के अंदर ये एनवायरनमेंट चैप्टर में फुल फ्लैश फिनिश कर सकता हूँ। सो टॉपिक शायद से कुछ माइंड में गया होगा, कुछ करवाया तो नहीं, बस वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ माइंड में गया होगा। सीक्वेंस पता लगी होगी क्या होती है सीक्वेंस जी, बस अब उसी को फॉलो करते हैं। ये देखो जी, फर्स्ट सेम बात जो हम लोग मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। क्या बोलना देखना एक बार, क्या क्या बात करेंगे? मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ, कम ऑन, आप मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी को नाल सर बच्चों को बता देना, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एंड लास्ट वन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुनने में लगता होगा कि टॉपिक्स तो बहुत ही इजी हैं और है भी इजी, बट जब एक बार गो थ्रू कर लोगे इन टॉपिक से फिर मेरे लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल, आ गया? क्या बोल रहे हैं? टोटल। यस, एनवायरनमेंट इज अ टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। किसके बारे में बता रहे हैं? टोटलिटी ऑफ ऑल। तो जो मुझे मिला, जो मुझे जो मुझे मिला, totality of planetary inheritance and totality of all resources. Done. Environment is a sum of total of external forces, which, that means environment is equals to surroundings. Come on, environment is equals to, in environment there are 2 types of factors involved, that is biotic and abiotic. ये 2 factors involved, biotic and, तो लिविंग क्या मतलब बायोटिक, और नॉन लिविंग क्या है जी? एबायोटिक। कौन से हैं जी? एबायोटिक। नेक्स्ट सर, फंक्शंस कौन कौन से हैं? आई थिंक कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को फंक्शंस बता दिए हैं, अब आप लोग जरा मेरे साथ मिलके बोलेंगे। फर्स्ट फंक्शन, एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। सेकंड, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट।
वेस्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है? एनवायरमेंट. थर्ड फंक्शन, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ. Environment provides basic necessities which is required for the human being for the life. And fourth one is environment provides aesthetic services. अब इन्हीं सब पॉइंट्स को शॉर्ट शॉर्ट में डिफाइन कर दिए. जैसे कि मेरे पास देख क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन. And yes, we know that there are two types of resources, that is renewable resources and non-renewable resource. अब मैं ये बताऊंगा renewable resources कौन से होते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो फिनिश नहीं होते. और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो फिनिश. तो देखो नॉन रिन्यूएबल पढ़ लेते हैं. रिसोर्सेज आर दोस व्हिच गेट एग्जॉस्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड यूज. तो फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया? प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन. सेकंड क्या है? एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट. तो वेस्ट को जी एब्जॉर्ब कौन करता है? एनवायरनमेंट. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड बहुत सारा क्या प्रोड्यूस करता है? वेस्ट. तो उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है? एनवायरनमेंट. कौन एब्जॉर्ब करता है? तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. सेकंड फंक्शन, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट. थर्ड फंक्शन, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ. लाइफ क्यों बोल रहे हैं कुणाल सर? क्योंकि द सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक सन, ऑयल, वाटर एंड एयर आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. हाँ जी, किसका पार्ट है जी? एनवायरनमेंट. किसका पार्ट है? सो एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट्स. एंड द लास्ट वन इज द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द एस्थेटिक सर्विसेज लाइक दिस सीनिक ब्यूटी. क्या बोल रहे हैं? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा विच पीपल एंजॉय द सीनिक ब्यूटी. और जिससे वो लोग क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश, रीगेन करते हैं अपनी एनर्जी एंड स्टैमिना. Yes, there are four functions which is provided by the environment. The first is, second, assimilates waste. Third function, fourth, अगर आप चाहते हो कि environment आपको ये सारे चीजें provide करवाते रहे, बोलो the environment is able to perform these functions without any, yes, without any, as long as demand on these functions are within the. अरे कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इसके दो मीनिंग बताए थे. रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन द रिसोर्सेस रीजनरेशन. और क्या बताया था? द वेस्ट प्रोड्यूस विद इन द अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी. तो यही बोल रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज टू थिंग्स. पहली चीज क्या है? रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेस. और दूसरी, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन दी एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी. अगर ये एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहेगा तो एनवायरनमेंट वो पहले वाले जो चार फंक्शंस तुमको बता रहा था, एनवायरनमेंट वो चारों फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेगा. अगर नहीं, these two conditions if are not, then an environmental crisis occurs. Absorptive capacity पता है? उतना प्रोड्यूस करना विद इन दी. नेक्स्ट, रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस. सर इसको छोड़ो सर, इसको छोड़ो सर, मेरे बच्चों को ऑलरेडी वैसे भी क्लियर है. पॉपुलेशन, हाँ जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, effluent consumption and production standards, global warming and ozone depletion. सर यही रीजन है, मैं कह रहा हूं पढ़ के देख ले, यही रीजन है. फर्स्ट डे क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड the demand for the environmental resource, but their supply is limited. First reason for the environmental crisis. Second reason, intensive and extensive extraction of both renewable and extensive and intensive extraction of both renewable and, जिसकी वजह से काफी रिसोर्स क्या हो चुके हैं. And some of the vital, due to this, huge amount of money is spent on technology to develop a new resource. पैसा खर्च होता जा रहा है क्योंकि कुछ रिसोर्स तो क्या हो चुके हैं? खत्म. तो नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्या खर्च करा जा रहा है? पैसा.
तो पहले खत्म कर दो, फिर नए रिसोर्स ढूंढने के लिए और खर्चा करो। तो फर्स्ट क्या हो गया? पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज ड्यू टू द एफिलेंट कंजम्पशन। लोगों का कंजम्पशन स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया। एग्जैक्टली हम लोग ट्रिप पे गए थे, आपको बता रहा था बच्चों को भी मैं। हम लोग ट्रिप पे गए थे तो स्टूडेंट्स मुझे बोलते कि सर यार क्या था सर, वो ना वहां पे ना सही था, बट एग्जैक्टली ये लोग भूल गए कि 99% चीजें जो उस रिजॉर्ट के अंदर होंगी वो सिर्फ वुड से बनी है। जो रूम है उस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी वुड से बनी हुई है। अब वो वहां पे अगर लेके ना जाते तो बोलते सर हमारे वर्थ नहीं था। अरे सारी बात छोड़ो, जब हम लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते थे, मैंने तो कभी इनसे डिस्कस नहीं किया, पर ऐसे इनसे कभी पूछना आप लोग, अनलिमिटेड चीजें यार, उसमें से कम भी 50% से अबव चीजें वेस्ट होती होंगी जी। इतना प्रोड्यूस होता था जी। अब क्या करें भाई, उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस में उतरना है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत, क्या करें भाई, हमारी एफुलेंट कंजम्पशन है, इसलिए वो भी अपने पूरी जान लगा रहे हैं भाई, चाहे वेस्ट हो जाए भाई, चाहे वेस्ट हो जाए, कर लेंगे पैसा कवर। जब वो पैसा कवर कर लेंगे हम पैसा देने के रेडी हैं, तो करते रहो वेस्ट, क्योंकि इन्वायरमेंट बोलता नहीं ना, बोलता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? थर्ड रीजन देख, फोर्थ, ड्यू टू द एफुलेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द डेवलप्ड, द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड दी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। और तुझे पता है कि जब बियॉन्ड दी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जाएगा तो एनवायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएंगे? एनवायरमेंटल क्राइसिस। उसी को रीजन बता रहा हूं, रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, वही तो पढ़ा रहा हूं, यही तो डिस्कस कर रहा हूं यार। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग? द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो ये मेरे पास सिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हैं। किस चीज के यार? एनवायरमेंटल, अभी तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बहुत, किसी चीज को पाने के लिए हम दूसरी चीज को जिसको क्या कर रहे हैं, जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जिसको पा रहे हैं अभी दिख रहा है बस उसकी वैल्यू ज्यादा है, और उसकी वैल्यू फ्यूचर में ज्यादा नहीं है। क्या फायदा है यार इस डेवलपमेंट का? जस्ट नंबर से एग्जांपल दे रहा हूँ, डेवलपमेंट से 10 करोड़ कमाए, डेवलपमेंट से इस 10 करोड़ की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लोगों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आया, उस पर 20 करोड़ खर्च करने पड़े। क्या फायदा है ऐसी डेवलपमेंट का यार? ये बोल रहा हूँ, क्या क्या मेंशन्ड है? इट इज क्लियर दैट इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये लाइन सीधा एग्जैक्टली एज इट इज चाहिए, मुझे लिख के आना। क्या बोलो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर and environmental issues of and pollution have become a so opportunity cost of negative impact, negative environment impact are opportunity cost of negative environment act are। अब कैसे है वही बात, बिल्डिंग बना ली, 10 फुट का फायदा हो गया, 20 फुट का फायदा हो गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वाह 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 वाह। बट भाई अब जो उससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, अब उसके लिए खर्चा करा जा रहा है, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, वो नहीं दिख रहा। मतलब पहले डेवलपमेंट करके पैसा कमाओ, और फिर उससे जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए पैसा ज्यादा लगा दो। मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस उसमें क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। कुछ लोग खुश तब होते हैं जब क्या होती है, डेवलपमेंट। कुछ लोग खुश तब होते हैं जब पैसा खर्च कराया रहा है हेल्थ के ऊपर। पर नालायक लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। पर जब तक पता लगता है तो लोग आते हैं और लोग चले जाते। इसे कहते हैं जी इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट। क्या है जी? बहुत हाई इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट। क्या है? बहुत। बाकी मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्लियर है? क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। किसी एक चीज को पाने के लिए जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस। किसी एक चीज को पाने के लिए जिसको हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। तो इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। और ऐसा क्यों हो रहा है? कम ऑन, ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई रिवर्सल रिलेशनशिप। ऐसा इसलिए हो रहा है कुणाल सर, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई रिवर्सल रिलेशनशिप। पहले डिमांड
कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये रहा आप लोगों के पास, इन द पास्ट, कम ऑन, इन दी पास्ट डिमांड वाज लेस देन दी सप्लाई, बट प्रेजेंटली डिमांड इज मोर देन दी सप्लाई। मैंने एक भी मतलब एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रहे, एक भी, बस यही टॉपिक है। आप लोग अपनी बुक उठाएंगे, आपके पास ये टॉपिक आपको मिलेंगे जी। सॉरी। सो दस, a reversal of supply demand relationship is responsible for degradation of quality of the environment। तो आपने जो 6 रीजंस पढ़े थे मेरे साथ, उन 6 रीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस कौन से थे? ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। कौन से थे जी? ग्लोबल वार्मिंग एंड, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दी हुई है कौशिक जी। इट रेफर्स टू दी, यस कम ऑन, इट रेफर्स टू दी ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड, तो डेफिनेशन बोल एक बार, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ओवरऑल अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है भाई? क्या रीजन है टेम्परेचर के बढ़ने के? कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या रीजन है? द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन, कौन सा गैस कॉन्सेंट्रेशन? हाँ जी, कौन सी गैस कॉन्सेंट्रेशन? इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। Among factors that contributing to the global warming, वही same, burning of coal and petrol, deforestation, methane gas released in, and increased cattle production। cattle production क्या होती है? तो अब उनके लिए तो हम लोगों को ग्रीनरी चाहिए ना, वो कंज्यूम करते हैं ना, तो ये तो गलत है ना। इसकी वजह से भी तो क्या हो रहा है जी, ग्लोबल, तो क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी methane production and use of fossil fuel। So it's just because of all these, that is burning of coal and petrol, deforestation, methane gas produced, methane gas released in the animal waste, and the last one is increased cattle production also leads to the deforestation। इसकी वजह से हमारे पास 41% and 160% methane, 40% and 160%, that is carbon dioxide and मीथेन 1750 से लेकर 1750 से लेकर इतना परसेंट इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं किस चीज का जी? ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ये रीजन बता रहा हूं जानवी, किस चीज के रीजन है ये किस चीज के रीजन है? ग्लोबल वार्मिंग। किसके रीजन है? तो फिर क्या इफेक्ट आया जानवी? जानवी कह रही है सर कुछ नहीं, आइस इज मेल्टिंग, आइस इज especially at the earth's pole, especially at the, it has to lead to the steep rise in the sea level and coastal floodings। तो भाई अब क्या आएंगे? फ्लड्स। क्या आएंगे? क्योंकि भाई सी लेवल क्या होते जा रहा है? इंक्रीज। हरिकेन्स आएंगे, स्टॉर्म्स, हेवी स्टॉर्म्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर। अब किसी जगह का अगर वेदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या आएंगे? चेंज, तो बॉडी को ना आदत हो जाती है, जब चेंजेस आते हैं ना तो बॉडी जब उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना तो डिसीजेस शिकार होते हैं, जैसे कि मेरे पास मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये रीजंस हैं, ये कॉज इफेक्ट्स हैं किस चीज के? ग्लोबल वार्मिंग के। अब कभी देखे थे लाइफ में? मैंने तो अभी लास्ट 2 ईयर्स से जो मॉस्किटोस देख रहा हूँ ना, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी इतने यार। और मैंने तो अभी सुन रहा हूँ, पता नहीं बचपन में सुना होगा कि डेंगू से लोगों को डेंगू हो रहा तो डेथ भी हो रही है, खत्म। अच्छा, अच्छा, अभी भी मैं काफी 2-3 लोगों को जानता हूँ भाई, वो भी खासकर अभी यंगस्टर्स को इतने ब्लड प्लेटलेट्स गिर जाते हैं यार, पता लगता है नहीं। मतलब ये चीजें ऐसी चीजें थी कि जो बहुत इजीली ठीक हो सकती थी। सो यस प्लीज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज लाइक पोलर बियर, और अब आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये किसके इफेक्ट्स बता रहे हैं हम लोग निष्ठा? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास क्या थी बच्चों? ओजोन, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, destruction of, so ozone depletion refers to the destruction of ozone in the ozone layer due to the presence of chlorine for man made chlorofluorocarbon, that is CFC। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण भाई
ओजोन डिप्लीशन का, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर का सबसे बड़ा कारण दैट इज मैन मेड सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। और भी हैं कॉजेस, देख। फर्स्ट तो ये हो गया क्या, सीएफसी, which is used as a, yes, which is used as a cooling substances in AC and refrigerator। एक और रीजन देखो, yes please, aerosol propellants and bromofluorocarbon, ये क्या होते हैं, which is used in the fire extinguishers। दो दो मेन रीजन हो गए किस चीज के, ओजोन डिप्लीशन के। सबसे बड़ा रीजन क्या है, सीएफसी। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या इफेक्ट्स आए सर? सर क्या इफेक्ट्स आए एज ए रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ, हमारी डिप्लीट हो चुकी है जिया क्या, ओजोन लेयर। मोर यूवी रेज, मोर यूवी रेडिएशन कम्स टू दी अर्थ एंड कॉजेज डैमेज टू दी, कैसे कैसे डैमेजेस यार क्यान, यूवी रेडिएशन सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन यूवी रेडिएशन लोअर्स द प्रोडक्शन ऑफ, यस, फाइटोप्लैंक्टन। क्या होते हैं, क्या, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, अंडर वाटर, जिससे ऑक्सीजन और कंजम्पशन के लिए एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यूज होते हैं यार। जब इस प्लांट्स के ऊपर, अंडर वाटर प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, डिस्ट्रक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। इतना इफेक्ट कर रहे हैं यूवी रेस। नेक्स्ट देख यार, यूवी रेडिएशन कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ, तो हमारे सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स हैं, लैंड के ऊपर प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इनकी प्रोडक्शन में तो चेंजेस आ चुके हैं। वो डैड मुझे कहते थे कि वो स्टेम काटो, उग जाता, सब कुछ खत्म हो गई बातें अब प्रॉपर पेस्टिसाइड सब कुछ चाहिए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप कुछ नहीं जाता यार। तो ये मेरे पास दो रीजन से इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, जो अभी हम अराउंड इतने ईयर से फेस कर रहे हैं, और आज मुझे लगता है कि हम हाई पीक पर हैं भाई, अभी स्टेज पर हाई पीक पर हैं। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अभी नवंबर एंड चल रहा है, हाफ स्लीव्स में हूँ, मैं हाफ स्लीव्स में हूँ, पसीना भी आ रहा है भाई, ये नवंबर है भाई। मैं कह रहा हूँ ठीक है चेंजेस, पर ये ठंड है जैसे होती थी यार हम लोग जब छोटे थे यार, ये वैसा नहीं है मैम। स्वेटिंग तो नहीं होती थी, ऐसा तो नहीं होता था मैम यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं था यार नवंबर में मंथ में यार। मतलब विंटर्स रह गए 2 मंथ्स की, तो अगली बार, अगले अगले 5 साल के अंदर सिर्फ विंटर सिर्फ नाम के लिए होंगी बेटा, होती थी, ठंड होती थी। तो ये किसका इफेक्ट है यार, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, सॉरी नॉट लास्ट पार्ट, तो इस ग्लोबल वार्मिंग और इस ओजोन लेयर से डील करने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीट जो हो रही थी, डील करने के लिए एक हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। ये क्या है, ये हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइंड एक प्रोजेक्ट है जो यूएन के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, जिसमें हर मेंबर कंट्री ने साइन करे कि हम 2013 तक हम अपने अपनी कंट्री के अंदर सीएफसी को फेस्ड आउट कर दें, हटा देंगे भाई। देख रहे भाटिया बोल रहे हैं सीएफसी को हटा देंगे, तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ाया है, पढ़ा है, पढ़ाया है। एज ओजोन लेयर, बोलो कम ऑन, एज ओजोन लेयर प्रिवेंट्स मोस्ट हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ from passing through the earth atmosphere, its depletion has generated worldwide concern। तो जब वर्ल्ड कंसर्न बन गया तो फिर क्या बना, इट हैज लेड टू द अडॉप्शन ऑफ, सबने क्या अडॉप्ट करा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सर ये होता क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइन बाय द, किसने डिजाइन किया, यूएन ने। किसने, किसको क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट, किसको हटाओ, सीएफसी, by phasing out CFC, which is supposed to be the main reason for the ozone depletion. Under the Montreal Protocol, all the signing members agreed to freeze out the consumption of CFC by the year of 2000. Yes, by the year of 2013. India signed the Montreal Protocol along with its London Amendment Act on 17 September 1992.
इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, बट हुआ नहीं फेस। सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं बहुत सारे, बट अभी भी है। सो प्लीज अडॉप्ट, इफ यू वांट टू सीरियसली प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यू हैव टू अडॉप्ट पर्यावरण मित्र। पर्यावरण का मतलब है एनवायरनमेंट और मित्रा का मतलब है फ्रेंड, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, है ना बच्चे? हाँ जी ठीक है बच्चे, समझ आए? हाँ देखो बच्चे प्लीज, हाँ जी, पर्यावरण मित्र। एंड द लास्ट मेरे पास टॉपिक ऑफ द पार्ट वन लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट बच्चों। स्टेट ऑफ इंडियाज, तो कैसा है इंडिया का एनवायरनमेंट? इंडिया हैज, yes, India has abundant natural resources. India has abundant natural resources in terms of rich quality of soil, rich quality of, सर क्या क्या इंडिया में, फटाफट, the black soil of the is particularly suitable for the cultivation of cotton textile, leading to the concentration of textile industry in the region. India's forest, though unevenly distributed, कहीं कहीं जगह पर है, कहीं कहीं जगह पर नहीं है, provide green cover for a majority of its and natural cover for its wild. Yes, large deposit of iron ore, oh तेरी की, large deposit of coal and are found in a India's alone accounts for nearly 20% of total iron ore. 20% of world's total iron ore कहां पर है? सिर्फ इंडिया में। इतने सारे हमारे पास क्या है जी, रिसोर्सेस, मिनरल्स, सबके ऊपर बहुत प्रेशर just because of consumption and development standards. तो क्या बोल रहे क्रिश? However, development activities in India have resulted in the pressure on its finite natural, besides creating impact on the human health and human well-being. So finally, ये मेरे पास पार्ट ए था जो आप लोगों ने मेरे साथ फिनिश करना था। ऐसे आप लोगों के पास पार्ट बी है। अराउंड हम लोग इन 2 क्लासेस के अंदर, 40 मिनट्स की 2 क्लासेस के अंदर अपने सेशन में ये एनवायरनमेंट चैप्टर फिनिश करेंगे जी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।